मूवी की शुरुआत में लंदन की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। वहां काम करने वाले दो लोगों को 16वीं सदी के चार्ल्स का कैटकॉम्ब मिलता है। इस कब्र में मरे हुए लोगों की खोपड़ियां रखी जाती है। उसे देखकर वो दोनों सोचते हैं कि इसके अंदर उन्हें कोई खजाना जरूर मिलेगा। ये सोचकर वे दोनों अंदर जाते हैं, पर अंदर उन्हें सिर्फ मरे हुए लोगों की खोपड़ियां, हड्डियां और लाशें दिखाई देती हैं। उन लाशों में से दो ज़ॉम्बी की तरह उनके सामने आ खड़े होते हैं और उन्हें काट खाने लगते हैं। तभी मूवी का टाइटल कॉकनीज वर्सेस ज़ॉम्बी आता है। कट करके मूवी के दो हीरोज टेरी और एंडी को दिखाते हैं। दोनों भाई हैं। ये दोनों अपने दादाजी के रिटायरमेंट हाउस की थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे होते हैं। तभी एक दिन दादाजी के रिटायरमेंट हाउस के आगे किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग एक बोर्ड रखकर चले जाते हैं। ये देखकर दादाजी गुस्से में जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तब ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और दादाजी को गुड मॉर्निंग कहकर उनसे पूछते हैं कि आप इस उम्र में ऐसे बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हैं। इस पर दादाजी कहते हैं कि कौन कहता है मेरी उम्र हो गई, मैं अभी तक जवान ही हूँ। और ये तुम लोग क्या लाए हो? वे कहते हैं कि खाना लाए हैं। फिर वे अंदर आ जाते हैं और वहाँ के सभी बुजुर्गों को खाना खिला देते हैं। बाहर दादाजी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बोर्ड को लात मारकर अंदर आते हैं। तब वहां उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर आकर कहता है कि आपकी परमिशन के साथ हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कई बुजुर्ग और रिटायर्ड स्टाफ के रहने की जगह है, इसलिए तुम इसे नहीं गिरा सकते। पर इंजीनियर कहता है कि सरकार इस बिल्डिंग को गिराने की परमिशन हमें दे चुकी है और हम इसे गिरा कर ही रहेंगे। अगर आप चाहें तो पैसे देकर ये जगह खरीद सकते हो। ये सुनकर दादाजी सोच में पड़ जाते हैं और गुस्से में उसे बाहर चलने को कहते हैं। इतने में टेरी और एंडी सबको खाना देकर बाहर आ जाते हैं और अपनी कार में बैठे हुए होते हैं। पर बाहर उस कंपनी के इंजीनियर को खड़ा देख ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इस उलझन को कैसे सुलझाएं। फिर वे कार में वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट जो पहले दिखाया गया था, वो पूरा एरिया बिल्कुल शमशान लग रहा है। पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया है। तभी टेरी और एंडी अपनी कार को अपनी साइट में पार्क करते हैं और वहां से एक वैन में निकल रहे होते हैं। रास्ते में वे अपने जिगरी दोस्त डेबी को पिकअप करते हैं, जिसने एक बढ़िया प्लान बनाया होता है, और साथ ही वे इस फिल्म की हीरोइन कैटी को भी साथ ले लेते हैं। कैटी दोनों भाइयों की कजन है। आखिर में एक और आदमी को भी अपने साथ मिला लेते हैं। इसे सब मेंटल मिकी कहते हैं। इराक वॉर में बुरी तरह से घायल होने से इसके सर में एक मेटल प्लेट रखी गई है। ये एक कंटेनर के अंदर कुछ गन्स निकालकर टेरी और एंडी की टीम को बताता है। वो कुछ ही गन्स उन्हें देता है, पर एक बड़ी शॉटगन अपने पास रख लेता है, जो कि एक अनोखी शॉटगन होती है। फिर सब मिलकर वहां से निकलते हैं और एक बैंक को लूटने जाते हैं। वहां पहुंचकर डेवी कहता है, हम सब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टाफ की तरह कपड़े पहनकर लोन लेने के बहाने बैंक के अंदर जाएंगे और गन दिखाकर उनको धमकाएंगे जरूर, पर किसी भी कीमत पर किसी पर गोली मत चलाना। अगर चलाया तो समझो हमारी जान भी गई। प्लान ठीक से समझकर वे सब वेश बदलकर बैंक के अंदर जाते हैं। बैंक के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं होती, सिर्फ 2 या 3 लोग ही होते हैं। टेरी की टीम खड़ी खड़ी सोचती है कि किससे बात की जाए। तभी बैंक की मैनेजर वहां आती है और पूछती है, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना, अंदर आ जाइए। ऐसा कहकर वो उन्हें अंदर ले जाती है। फिर वो पूछती है कि वो फॉर्म कहाँ है जो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें दिया था। टेरी की टीम उलझन में पड़ जाती है और ये उनके चेहरे पर साफ साफ दिखता है। मैनेजर जान जाती है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है और वो टेबल की ड्रॉर खोलकर एक इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देती है। तभी मिकी मैनेजर से कहता है, ऐसा कोई फॉर्म वॉर्म तो हमारे पास है नहीं। ऐसा कहकर वो अचानक अपनी शॉटगन निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देखकर मैनेजर बहुत डर जाती है। फिर उससे पूछते हैं कि लॉकर कहाँ है। वो उन्हें लॉकर के पास ले जाती है और कहती है कि इस लॉकर में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड है, जितना मिले उतना ही काफी है। ऐसा सोचकर वे सारे पैसे बटोर लेते हैं। बैंक के अंदर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस की पूरी फोर्स वहां बाहर खड़ी है। ये देखकर तो वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि अरे हमारे रहते उस मैनेजर ने इमरजेंसी बटन कब दबाया। पैसों के बैग को नीचे छोड़कर वे सब हाथ ऊपर कर सरेंडर होने लगते हैं। इतने में अचानक माइकी अपनी शॉटगन निकालता है और पुलिस वालों पर गोलियों पे गोलियां चलाने लगता है। पुलिस थोड़ा पीछे हटने लगती है। इतने में टेरी की टीम वापस बैंक के अंदर चली जाती है। बैंक के अंदर वे कई प्लान्स ट्राई करते हैं जिससे वे वहां से बाहर आ सके, पर कोई अच्छा प्लान हाथ ही नहीं आता। बैंक में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक होता है लॉयर और दूसरी मूवी की सेकंड हीरोइन इमा। मिकी उन दोनों को गन पॉइंट पे बैंक के बाहर ले आता है। वो सोचता है कि इन लोगों को साथ ले जाने से पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे, पर उन दोनों के साथ जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई पुलिस ही नहीं है, सिर्फ उनकी कार्स खड़ी हैं। लगता है कि पुलिस वालों को किसी ने काट लिया है और वे खून से लथपथ रेंगते हुए नजर आते हैं। सभी एकदम चकित रह जाते हैं क्योंकि खून से लथपथ पुलिस वाले पूरी सड़क में रेंगते हुए मिलते हैं। तब कैटी कहती है कि सब ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। उन्हें अब विश्वास ही नहीं होता, पर कुछ देर में सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं।
अब उन्हें यकीन हो जाता है और वे जान बचाने के लिए वैन में चढ़ जाते हैं। पर वहाँ एक औरत जिसको ज़ॉम्बी ने काटा होता है वो विनती करती है कि मुझे भी बचाओ। फिर वे उस औरत को भी वैन में चढ़ाकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो औरत धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गई होती है और उन्हें काटने उनके पास आती है। पर इतने में मिकी अपनी शॉटगन से उस पर गोली चलाता है और वो वैन से बाहर गिर जाती है। तब सबको समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने पर हर कोई ज़ॉम्बी बन जाता है। वे सीधा टेरी और एंडी की पुरानी फैक्ट्री पहुंचते हैं और वहां वैन को पार्क कर देते हैं। इतने में डेवी जाकर मेन गेट को बंद करता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके बहुत पास चलकर आ रहा होता है और डर के मारे डेवी भाग जाता है। फिर कहता है कि ज़ॉम्बी बहुत धीरे धीरे चलते हैं यार। तभी मिकी भागकर उस ज़ॉम्बी के हाथ और पैर शूट कर देता है। फिर वो मुड़कर अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब क्या मजाक है। इतने में वो ज़ॉम्बी मिकी का हाथ चबा लेता है। ये देखकर कैटी मिकी की शॉटगन लेती है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। ज़ॉम्बी गिर जाता है पर उसके दांतों का पूरा सेट मिकी के हाथ में गड़ जाता है। उसे लेकर वो बड़े आराम से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और अपने बाकी साथियों को ये सब बता देता है। दूसरी ओर रिटायरमेंट हाउस के सारे बुजुर्ग म्यूजिक और स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। लगता है मजेदार पार्टी हो रही है। तभी वहाँ कुछ लोग जो ज़ॉम्बी बन गए होते हैं अंदर घुसने लगते हैं। वे कुछ बुजुर्गों को काट भी लेते हैं। किसी तरह दादाजी दूसरे बुजुर्गों को अपने साथ लेकर किचन में छुप जाते हैं। वहाँ के सारे दरवाजे लॉक कर देते हैं। अंदर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि वे सब ज़ॉम्बी हैं और अगर उन्होंने हमें काटा तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ज़ॉम्बी ने 4 लोगों को काटा था ये तो मैं जानता हूँ, पर क्या यहाँ किसी को ज़ॉम्बी ने काटा था? सब जवाब देते हैं कि यहाँ हम सब सेफ हैं, पर बाहर एक बुजुर्ग सो रहा है। ये सुनकर दादाजी खिड़की खोलकर देखते हैं कि बाहर एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा सो रहा होता है। फिर दादाजी उसे इशारा करके बुलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वो जाग जाता है। दादाजी देखते हैं कि वो बुजुर्ग ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। दादाजी उसे बुलाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं पर वो कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तुम जरा जोर से बोलो। तो दादाजी ऊंची आवाज में बोलते हैं। इतने में पीछे से एक ज़ॉम्बी बुजुर्ग के पास आ जाता है। दादाजी फिर उसे कहते हैं अरे तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। बेचारे बुजुर्ग की कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है अरे किसकी बात कर रहे हो, ठीक है आता हूँ। ऐसा कहकर वो उठकर अपने वॉकर के सहारे चलने लगता है। ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्या कहा ज़ॉम्बी? मैं तो उनको जरूर देखना चाहूंगा। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहा है पर बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। उसे देखकर वो बुजुर्ग जरा तेज चलने लगता है। यहाँ दादाजी एक ही बात सोच रहे होते हैं कि इस बुजुर्ग को किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। फिर वे किचन में जाकर अपने साथियों से मिलते हैं। व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्ग को उठने को कहते हैं और सबसे कहते हैं अपने हाथ जो कुछ भी लगे सब उठा लो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, वो किसी भी वक्त हमारे दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। हम सबको साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा, तभी हम अपने साथी को बचा पाएंगे। सारे बुजुर्ग उनकी बात मानते हैं और हर कोई अपने हाथ में कुछ न कुछ चीज ले लेता है जिससे ज़ॉम्बी पर अटैक किया जा सके। अब दादाजी वहाँ का दरवाजा खोलते हैं और उस व्हील चेयर पर सवार होकर वहाँ आते ज़ॉम्बी को उड़ाते चले जाते हैं। इस तरह करते करते वे अपने बुजुर्ग साथी तक पहुँचते हैं और उसे व्हील चेयर पर बैठने को कहते हैं। उस पर बैठते ही उसे दादाजी अंदर ले जा रहे होते हैं। वो बुजुर्ग अपना वॉकर उठा लेता है और पास आते ज़ॉम्बी को उससे घायल कर रहा होता है। इस तरह दादाजी और उनकी टीम उस बुजुर्ग को बचा लेती है और सब किचन में चले जाते हैं। फिर वे सारे दरवाजे और खिड़कियों को लॉक करके सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ टेरी की फैक्ट्री में उसके साथियों से वो डिस्कस कर रहा होता है कि डकैती वाले केस में पुलिस से कैसे छुटकारा पाया जाए। इतने में वो लॉयर जिसे वे बैंक से किडनैप करके लाए हैं वो कहता है कि इस डकैती के बारे में मैं पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, तुम लोग इस केस से नहीं निकल पाओगे। पर इमा ऐसा कुछ नहीं कहती, बल्कि वो उन्हें विश्वास दिलाती है कि मैं आप लोगों की कोई भी बात पुलिस को नहीं बताऊंगी। मेरी एक बहन भी है, मुझे उसके पास जाने दो प्लीज। इस तरह वो विनती कर रही होती है पर टेरी और एंडी गन हाथ में लिए खड़े होते हैं और उन दोनों को गोली मार देने की धमकी देते हैं, पर उनसे ये हो नहीं पाता। पर मिकी इन दोनों की तरह रहमदिल नहीं होता। वो अपनी शॉटगन से दोनों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। इतने में टेरी उसे रोकता है और कहता है देख यार, कुछ ही देर में तू भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए सारे पैसे हमारे हवाले कर दे और यहाँ से दूर कहीं चला जा। मिकी को गुस्सा आ जाता है और कहता है अच्छा तो मेरे हिस्से का पैसा भी तुम लोग लेना चाहते हो। ऐसा कहकर उनसे गाड़ी की चाबी छीनकर अपने पॉकेट में रख लेता है। अब देखता हूँ कैसे जाते हो। ऐसा कहकर वो इमा और लॉयर को दूसरी ओर ले जाता है और दोनों को कुर्सी से बांध देता है। इतनी मेहनत का काम करने के बाद वो आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद इमा और उसका साथी देखते हैं कि मिकी सोते सोते ही ज़ॉम्बी बन रहा होता है। ये देखकर वो दोनों चिल्लाते हैं। आवाज सुनकर दोनों भाई वहाँ आते हैं और सीधा मिकी के सर पर गोली चलाते हैं। पहली गोली उसके सर से टकराकर वापस आती है, दूसरी गोली भी उसके सर से टकराने पर चिंगारी निकालती है।
तभी उन लोगों को ख्याल आता है कि अरे इसके सर के अंदर तो मेटल प्लेट लगा हुआ है। फिर वे दिमाग लगाते हैं और उन्हें याद आता है कि हथियार देते समय मिक्की ने उन्हें कुछ ग्रेनेड्स भी दिए थे। उन्हीं में से एक ग्रेनेड निकाल कर वे उसके मुंह में दबा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ग्रेनेड फटता है और साथ में मिक्की भी। इतने में लॉयर मिक्की की शॉटगन उठाता है और गन पॉइंट पर टेरी की टीम को धमकाता है कि मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करूंगा। उसकी ये हरकत देखकर कहते हैं यहाँ सभी की हालत उलट पुलट हुई है और तुझे ये पागलपन सूझ रहा है। इतने में वहाँ 3-4 ज़ॉम्बी आते हैं और लॉयर का हाथ चबाने लगते हैं। इस गड़बड़ के बीच लॉयर से ट्रिगर दब जाता है और वो बुलेट से इन भाइयों के जिगरी दोस्त डेवी की छाती को चीर देता है। सब उसकी ओर भागते हैं और उनकी आंखों के सामने ही बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वे फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। वे ये फैसला करते हैं कि इमा को भी एक गन देनी चाहिए। अब उन सबके पास गन होती है पर बुलेट्स तो कम होती हैं। उनकी शॉटगन भी अब ज़ॉम्बी के पास फंसी हुई है। अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। ये सोचकर वे सब बाहर जाते हैं और वहाँ रखी वैन में जो पैसे थे उसे अपनी एक कार में शिफ्ट कर देते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस कार में चाबी नहीं होती। अब क्या करें? तभी उन्हें याद आता है कि उसकी चाबी मिक्की ने छीन कर रख ली थी। फिर टेरी भागकर अंदर जाता है और किसी तरह मिक्की की लाश ढूंढ निकालता है। फिर वो उसकी पैंट की पॉकेट से कार की चाबी निकालता है, पर जब तक वो चाबी लाता है उससे पहले कैटी कुछ करके वायर्स को कनेक्ट कर लेती है और कार स्टार्ट हो जाती है। वो साबित कर देती है कि वो एक काबिल चोर है। फिर वे सब कार में गली गली घूम रहे होते हैं। तब इमा कहती है कि वो अपनी बहन को देखना चाहती है और सब मान भी जाते हैं और उसकी बहन को देखने उसके घर जाते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है कि बेचारे की बहन भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर इमा की आंखें भर आती है और अपने दोस्तों से विनती करती है कि प्लीज उस पर गोली मत चलाना, वो जैसे भी है वैसे ही रहने दो। ऐसा कहकर वो भी बाकियों के साथ कार में बैठ जाती है। कार में एंडी कहता है लगता है कि रिटायरमेंट हाउस में भी सब ज़ॉम्बी बन चुके होंगे, वहाँ जाने में अब कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने फालतू में ही बैंक को लूटा। टेरी उसे समझाता है कि हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। इतने में इमा भी उसका साहस बढ़ाती हुई और कहती है कि तुम लोग मेरी बहन के लिए इतनी दूर आए, मैं भी तुम लोगों का साथ जरूर दूंगी। उनके बीच एक डिस्कशन होता है, हम वहाँ जरूर जाएंगे पर हमारे पास तो कोई गन ही नहीं है, वहाँ जाकर ज़ॉम्बी से कैसे लड़ेंगे। फिर वे उस जगह जाते हैं जहां मिक्की ने एक कंटेनर के अंदर से हथियार निकालकर उन्हें दिए थे। वहां पहुंचकर जब वे कंटेनर के अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गन फैक्ट्री का गोडाउन हो। फिर उन्हें लगता है कि मिक्की ने फौज में रहकर सारी गन चुराई होंगी, इसीलिए उसे फौज से निकालकर बाहर कर दिया होगा। तो वे वहां से बैग भर भर के गन उठाते हैं और अपनी कार में रखते हैं। फिर वे सोचने लगते हैं कि हम रिटायरमेंट हाउस के बुजुर्गों को वहां से कैसे निकालेंगे। तभी उनकी नजर लंदन की एक डबल डेकर बस पर पड़ती है। फिर क्या, एक और बार कैटी अपना टैलेंट दिखाती है और बिना चाबी के डबल डेकर बस को चुरा लेती है। फिर वे सब मिलकर उस बस में रिटायरमेंट हाउस पहुंचते हैं और इमा से कहते हैं तुम ये बस लेकर आसपास ही घूमती रहो, तब तक हम रिटायरमेंट हाउस के बुजुर्गों को बचाकर ले आएंगे। तो इमा बस चलाती हुई उस एरिया में घूम रही होती है। यहाँ टेरी और उसके साथी रिटायरमेंट हाउस के किचन के ऊपर का दरवाजा खोलते हैं। उसे खोलते ही टेरी के दादाजी वहाँ मिलते हैं। दादाजी अपने पोतों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे बच्चों, तुम लोग अभी जिंदा हो, चलो चलो जल्दी अंदर आ जाओ। अंदर आकर वे दादाजी को बताते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बच निकलना होगा। फिर वे अपना प्लान दादाजी को बताते हैं। जब वे बैग खोलकर अपनी गन्स दिखाते हैं तो दादाजी और उनके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हर एक के हाथ में एक गन दे दी होती है। उसके बाद एंडी 3 ग्रेनेड्स लेता है और उनको एक एक करके टेप लगाता है। फिर वो हॉल के शटर को खोलता है और उसके बाहर फेंक देता है। 3 सेकंड के अंदर वो ग्रेनेड्स फट जाते हैं। उसी विस्फोट में रिटायरमेंट हाउस का लगभग आधा हिस्सा धूल में मिल जाता है। इसी बीच टेरी, कैटी, एंडी, दादाजी और उनके सभी साथी बाहर आ जाते हैं और ज़ॉम्बी को ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे वे पबजी गेम खेल रहे हो। काफी शूटिंग होने के बाद वे इमा का इंतजार करते हैं। इमा भी बस लेकर आ जाती है और सभी उस बस में चढ़ जाते हैं। फिर वे बस में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में दादाजी इमा को देखकर पूछते हैं कि अरे ये लड़की कौन है, इसे तो मैंने पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। तो इमा जवाब देती है नहीं नहीं दादाजी, मैं इन सब से आज पहली बार मिली हूँ। जब ये लोग बैंक लूटने आए थे तो तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। दादाजी बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये बैंक लूटने गए थे, किसकी बात कर रही हो तुम। तभी टेरी कहता है कि दादाजी आपके रिटायरमेंट हाउस को बचाने के लिए ही हमें बैंक लूटना पड़ा। दादाजी पूछते हैं कितना लूटा रे तुम लोगों ने। जब उन्हें पता लगता है कि उनके पोतों ने 2 मिलियन पाउंड्स लूटे हैं तो वो कुछ इमोशनल हो जाते हैं और पूछते हैं बेटा ऐसा क्यों किया तुमने। पर अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहे होते हैं क्योंकि उनके पोतों ने रिटायरमेंट हाउस को बचाने के लिए इतना रिस्क लिया और बैंक तक लूटने को तैयार हो गए। और दादाजी उन्हें आशीर्वाद भी दे देते हैं कि बच्चों, तुम लोगों ने अपनी जान पे खेलकर हम बुड्ढों की जान बचाई है, हम सबका आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, तुम जुग जुग जियो।
पर खबरदार अगर दोबारा ऐसी लूटमार मचाई तो। इस पर सब कहते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे दादाजी। इस तरह आपस में बातें करते वे बस में जा रहे होते हैं। अचानक बस रुक जाती है और इंजन से धुआं निकलने लगता है। सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब ये खटारा बस आगे नहीं जाएगी। तब उनके साथ आई हुई एक बुजुर्ग कहती है कि वहाँ पास में एक नदी है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बस से उतरकर उस नदी की ओर चलने लगते हैं। पर रास्ते में कई ज़ॉम्बी उनको बहुत परेशान करते हैं। टेरी की टीम और दादाजी की टीम उन पर गोलियों की बौछार करती है और अधमरे लोगों को पूरा फ्लैट कर देती है। फिर वे नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग बोट में चढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उस बोट में चाबी भी रखी होती है। अब सबको तसल्ली हो जाती है। ज़ॉम्बी से बचकर और बड़ी मुसीबतों को पार करके वे सब वहाँ आए होते हैं, तो वे बोट में चढ़ने में देरी नहीं करते। फिर बोट स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बोट मिलने की खुशी में वे बोट की चेन खोलना ही भूल गए। लो गई भैंस पानी में। सबके मन में यही चल रहा होता है। पर दादाजी अपने आप को संभालते हुए अपने पोतों से कहते हैं, बेटा इन बुजुर्गों को किसी भी तरह बचाना होगा। वे सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट से जमीन पर छलांग लगाते हैं। वहाँ लैंड होते ही वो ज़ॉम्बी को नॉन स्टॉप शूट कर रहे होते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ चेन बंदी होती है। फिर वो अपनी गन नीचे रखकर चेन खोलने लगते हैं। इतने में ज़ॉम्बी उनको घेर लेते हैं। तभी दादाजी चेन खोलने में कामयाब हो जाते हैं। ज़ॉम्बी अब और उनके पास आगे होते हैं और उन्हें काटने की कोशिश भी करते हैं। इतने में टेरी वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी पर चिल्ला के कहता है, छोड़ो मेरे दादाजी को, आओ उनके पोते से टक्कर लो। तभी एंडी भी वहाँ आता है और अपने हिस्से का डायलॉग बोलता है, अरे ज़ॉम्बी के बच्चों, हिम्मत है तो एंडी से पंगा लो। कैटी क्या इन दोनों से कम थी? वो भी आकर चिल्लाती है कि मैं उनकी कजन हूँ, मुझसे भी लड़कर देखो ज़ॉम्बी कहीं के। इस तरह पूरी टीम वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। पर अचानक ज़ॉम्बी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। उसका राज ये होता है कि ज़ॉम्बी से घिरे हुए दादाजी अभी भी जिंदा होते हैं और अपनी गन से सभी को उड़ा रहे होते हैं। अरे दादाजी आप अभी भी जिंदा हो, ऐसा कहकर टेरी और उसकी टीम बाकी बचे ज़ॉम्बी को फ्री फायर गेम की तरह धड़ाधड़ शूट कर देती है। फिर वे सब छलांग लगाकर वापस बोट में पहुंचते हैं। वे सब बचकर बोट में जा रहे होते हैं। इतने में दादाजी कहते हैं, तुमने मुझे बुढ़ा कहा था ना, तुमने देखा नहीं कैसे छलांग मारी मैंने, मैं अभी भी जवान हूँ। ऐसा कहकर दादाजी अपनी गन उठाते हैं और बोट में जाते जाते जमीन पर खड़े ज़ॉम्बी का सर गोली से उड़ा देते हैं। और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों मुझे तो ये ज़ॉम्बी मूवी बहुत ही पसंद आई। मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। इतनी सुपर मूवी है ये। मजे की बात तो ये है कि इस मूवी में मजाकिया तरीके से कहे जाते हैं कि ज़ॉम्बी और बूढ़े लोग एक ही जैसे दिखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही अलग और कॉमेडी से भरपूर ज़ॉम्बी मूवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।